डिफॉर्मेशन के टॉपिक में k इज इक्वल टू k1 प्लस k2, ये चीज रखिएगा। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस कर लिया था कि जब पैरेलल में लगाते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाता है। मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने। आज की क्लास का जो पहला काम है, ये कॉपी मत करिएगा, क्वेश्चन है। A load L is suspended from two springs that are in parallel. The extension of each spring is x. तो ये क्वेश्चन सब लोग जरा पढ़िएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दैट आर इन पैरेलल, ये दो स्प्रिंग्स हैं जो कि पैरेलल में हैं। द एक्सटेंशन ऑफ ईच स्प्रिंग इज x, दोनों स्प्रिंग्स की जो एक्सटेंशन आती है L से वो x है। अब वो कह रहे हैं द स्प्रिंग्स आर देन अरेंज टू हैंग वर्टिकली वन बिफोर वन बिलो द अदर। in this new arrangement what is the total extension of the two springs? ये क्वेश्चन पढ़े। अच्छा, पहले इसको गौर से पढ़ लीजिएगा, इसको ज़हन में रखना पड़ेगा, ये आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। तो आप पहले इसको पढ़ लो कि जब स्प्रिंग पैरेलल में थे, पैरेलल में जुड़े हुए थे, तो दोनों की एक्सटेंशन थी x। उसके बाद हमने उनको सीरीज में कर दिया। तो अब जरा इसको करें। देखिए, वो सवाल में वो ये नहीं पूछ रहा सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, वो तो ये पूछ रहे हैं न्यू अरेंजमेंट बताओ, सॉरी न्यू अरेंजमेंट में टोटल एक्सटेंशन बताओ ऑफ द टू स्प्रिंग्स। तो अब अगर आप इस सवाल को ऐसे समझो, अगर आप इस सवाल को गौर से समझो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले जो है, जब ये दोनों पैरेलल हैं, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो एक्सटेंशन थी x/2, और जब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगी तो एक बच्चे ने आंसर दिया है 1/2। मुझे बाकी लोगों के आंसर का वेट है, ताकि देखें कौन सा बच्चा उनकी जो चालाकी को फेस कर लेता है।
ए इज द आंसर, आंसर इज सी। कुछ लोगों ने हाफ एक्स लिया है, कुछ ने 2x, कुछ ने 4x। मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4x। मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो है मे बी सी और डी। ये कैसा जवाब है यार? है ना, एक आंसर हो सकता है ना, दो थोड़ी लगाएंगे यार, तो दो आंसर तो नहीं हो सकते। सही, आप एक्सप्लेन कर। सर ये समझ नहीं यार आया। नहीं, ये तो अब आप लोगों को बताना पड़ेगा ना कि अगर मैं यहां से दिखाऊं तो सवाल में ट्रिक तो बड़ी सिंपल है ना कि अगर ये वाला लोड L है तो इसके ऊपर जो लोड आएगा दोनों स्प्रिंग्स पर वो L होगा या L/2 होगा? सर L/2 होगा। बस ये असल चीज ये है जो समझनी है। तो अगर मैं इसको पहले यहां से पिक करूं तो जब ये सिचुएशन है तो दोनों जगहों पर जो लोड होगा वो होगा L/2, और इधर आएंगे तो भी लोड होगा L/2। ठीक है, दोनों जगहों पर लोड होगा L/2। दोनों जगह लोड आ गया L/2। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त एक्सटेंशन कितनी है, x है। अब आप ये समझो कि L/2, जो L/2 है उससे जो एक्सटेंशन आ रही है वो x है। ठीक है, ये पहले ध्यान में रखिएगा कि यहाँ L/2 पे एक्सटेंशन x है। अब अगर तुम इसको यहाँ ले आओ, अगर तुम इसको यहाँ ले आओ तो अब क्या होगा? अब तो दोनों की लेंथ फुल आ रही है, अब तो दोनों पे लोड L आएगा ना। तो अगर दोनों पे लोड L कर दूं तो इसका क्या मतलब है? अब देखो मैंने इस पे कर दिया L, और इस पर भी जो लोड अब आएगा, क्योंकि सीरीज में तो लोड ट्रांसफर होता है पूरा पूरा, इसमें भी L होगा, दोनों पे लोड L होगा। लेकिन अब आप देखो तो अब क्या होगा? L का मतलब क्या है? अगर L/2 पर एक्सटेंशन, अगर L/2 पे जो एक्सटेंशन है वो L है, x है, तो जब पूरा L रख लेंगे तो इधर एक्सटेंशन हो जाएगी 2x, और इधर एक्सटेंशन हो, यहां पर देखो यहां पर हो जाएगी 2x। तो जब आप इसको टोटल करने जाओगे तो ये क्या होगा? 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x। ये इस तरह हो रहा है। तो ये इसकी वर्किंग है, समझाने के लिए कि किस तरह एग्जामिनर कोशिश करते हैं कि बच्चे को ट्रैप करें। एक्सटेंशन दोनों में 2x होगी, असल में एक्सटेंशन दोनों में 2x हो जाएगी, इसलिए वो ऐड होकर एक्सटेंशन दोनों में 2x होगी। वेल, ये वर्किंग हो गई। अब तुम लोग चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी से पढ़ो, आपको लिमिटेड टाइम में आंसर देना। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। सर इसका आंसर बी है। आप कह रहे हो इसका आंसर जो है वो बी है। इसने बोला हुआ क्या है इस क्वेश्चन में? अगर आप देखें तो एक और बच्चे ने, कुछ लोगों ने सी बोला है। इसने बोला ये है कि a spring extend by 6 when a 50 Newton force is suspended from its lower end
3 ऑफ दीज स्प्रिंग्स आर, ये तो वैसे आसान है क्योंकि 15 15 15, तो ये तो रेशो लग जाए, मतलब वो पैरेलल है ना, तो पैरेलल में तो आपको सिंपल ये करना है, तो इसका आंसर है बी 12। तो 15 वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स लोअर एंड, जब अकेला एक स्प्रिंग लटकाते हो और उसकी लेंथ x है तो उस पर आता है 15। अब देखो ना 90 तीनों पे लाओ, अगर तुम 90 तीनों पे लाओगे, इसको मिलेगा 30, इसको मिलेगा 30 न्यूटन, इसको मिलेगा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन पर अगर 15 न्यूटन पे 6 है तो 30 पे कितना होगा, 12 होगा। तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, तो आंसर है बी। सीरीज ओवरऑल एक्सटेंशन इंक्रीजेस, पैरेलल ओवरऑल एक्सटेंशन डिक्रीजेस। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सर पैरेलल में तो सेम रहेगी ना एक्सटेंशन? पैरेलल में सेम नहीं रहती, पैरेलल में बढ़ती है और सीरीज में कम हो जाती है। वो नोट्स देखो ना, पैरेलल में जोड़ने पर एक्सटेंशन कम हो जाती है। देखो यहाँ पर अगर एक स्प्रिंग अकेला है तो 15 न्यूटन ला रहा है 6, तो जब 3 हो जाएंगे उसके ऊपर 15 90 न्यूटन पे तो सबको 30 30 मिलेगा, लोड डिवाइड हो जाता है ना पैरेलल में। चलो अब नंबर 3 पर आ जाओ, सीरीज एंड पैरेलल बोथ। ये बहुत ही खतरनाक होता है क्वेश्चन, ये कभी कभी आता है और कभी आ जाए तो मुसीबत बन जाती है। एक्चुअली जब आप इस तरह बनाते हैं तो इसमें ज़ाहिर है सीरीज और पैरेलल दोनों को रखना पड़ता है। पैरेलल में एक्सटेंशन जो है, अगर आप याद रखें, पैरेलल में एक्सटेंशन बढ़ती है और सीरीज में एक्सटेंशन बढ़ती है और पैरेलल में कम हो जाती है। क्योंकि पैरेलल में क्यों कम होती है, जैसे बच्चे ने पूछा, तो पैरेलल में असल में ना लोड डिवाइड हो जाता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। चलो हेडिंग डालो, सेकंड वर्जन ऑफ हुक्स लॉ। हेडिंग डालो सेकंड, दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा, सेकंड वर्जन ऑफ हुक्स लॉ।
हाँ वो एग्जाम्पल क्लास में करना बेहतर होगा एक्चुअली। कुछ जैसे मैंने अभी देखे वो जो है ना किरचॉफ लॉ, उसकी भी एग्जांपल्स रोकी हैं एक्स्ट्रा क्लास में, ऑनलाइन में नहीं करा रहा। ऑनलाइन में समय ना एग्जांपल समझाना मुश्किल होता है। हेडिंग डालो सेकंड वर्जन ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, स्ट्रेस ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोवाइडेड द इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। बेटा चोट लग। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर इक्वल लगाओ, कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इस कांस्टेंट को कहते हैं ई। ई का मतलब है यंग्स मॉड्यूलस। चलो छोटी सी डेरिवेशन है, ये कॉपी करो। ई का यूनिट वही होता है जो स्ट्रेस का होता है, पास्कल। असल में स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए ई का यूनिट वही हो जाता है। यंग्स मॉड्यूलस का वही यूनिट है जो स्ट्रेस का है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सर स्ट्रेन का यूनिट क्यों नहीं होता? एक्सटेंशन अपॉन लेंथ तो मीटर से लेंगे ना। मीटर अपॉन मीटर करो। स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्सटेंशन अपॉन लेंथ, दोनों मीटर में होंगे ना, तो मीटर अपॉन मीटर क्या बनेगा बताओ। सही है सर, समझ आ गया। ठीक है, चलो अब ये कॉपी करें। नीचे लिखिएगा कि स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस strain is dimensionless चलो अब जरा देखो, स्ट्रेस इन पास्कल अगेंस्ट स्ट्रेन ग्रेडियंट इज इक्वल टू ई। ये वाली लाइन कॉपी होगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बनाते वक्त थोड़ी मुझसे हिली है, बट वैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट है।
और इसमें अगर आगे जाएंगे तो हल्का सा कर्व आएगा, आप इसको पहचान लोगे कि ये वही स्केच है जो पहले बना था, किसके साथ, लोड अगेंस्ट एक्सटेंशन के साथ। लोड की जगह आ गया स्ट्रेस, लोड की जगह आ गया है लोड की जगह आ गया है स्ट्रेस, और एक्सटेंशन की जगह आ गया है स्ट्रेन। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सर अगर हमें लैब एग्जाम नहीं करवानी तो मतलब कि फिर क्या प्रोसीजर है? मंडे को आप हमें इन्फॉर्म कर दें कि आप लैब देना चाह रहे हैं, तो फिर बस वी कैन इन्फॉर्म ब्रिटिश काउंसिल। एक्चुअली मैंने बताया था ना कि ये बड़ा मुश्किल डिसीजन था हमारे लिए भी, लेकिन मैंने बताया था कि इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा बिल्कुल। असल में लैब जो होती है ना वो थोड़ा टाइम लेता है एक्सपर्टी आने में। इसमें करंट के चैप्टर है, हाँ सिंपल वो है, ऑसिलेशन है, काफ़ी सारी बहुत बड़ी वैरायटी है। तो एडवाइस तो यही है कि एग्जाम्पशन को फॉलो कर लें, लेकिन बहरहाल आपका राइट है, अगर आप चाहते हैं कि देना चाहते हैं तो आप हमें मंडे को इन्फॉर्म कर दें। फॉर्म जमा मत कराएं, मतलब फॉर्म को भरे मत, उसी फॉर्म पर आप हमें लिख कर दे दें कि आई डू नॉट नीड एग्जाम्पशन। तो फिर हम ब्रिटिश काउंसिल को इन्फॉर्म कर देंगे कि ये बच्चा देना चाह रहा है। सर और आप बोल रहे हैं फिर अप्रैल में भी आप हमें प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस करवाएंगे? कोशिश करनी पड़ेगी। अप्रैल में करेंगे कैसे, अभी तो मॉक्स आ जाएंगे, मॉक्स के बाद सीआईस का इतना प्रेशर होगा, तो प्रैक्टिकल अगर कोशिश भी करेंगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट ऑब्वियसली प्रॉमिस नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं अगर लैब करा भी दूं अपने किसी टीचर के साथ करके भी, तो वो एक्सपर्टी लाना इज द मेन चैलेंज। एक्चुअली प्रॉब्लम ये इस साल बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। मतलब लैब तो हर स्कूल में हर साल होती है। देखो, स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन ग्रेडियंट हो गया ई। अच्छा, अब यही स्केच यहां से आगे लेकर जाओ तो पी के ऊपर होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्यू इलास्टिक लिमिट है, और ये जो आर है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है। ये बहुत इनका फेवरेट होता है, पेपर में आपको कई मरतबा मिलेगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं ना, कभी कभी हम आपस में बहस हो जाती है, हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, हम कहते हैं बस यार बस बहुत 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 बस बस बहुत हो गई ना, तो वो इसको कहते हैं, इसके आगे मटेरियल ब्रेक कर जाता है। तो ये असल में ब्रेकिंग पॉइंट का रिप्लेसमेंट है। जिनको मेरी बात समझ आ रही हो कि यंग्स मॉड्यूलस में जो काम हुआ था, जो सॉरी वो जो हुक्स लॉ में पहले काम हुआ था, ये उसका कॉपी है, बट फर्क ये है कि ब्रेकिंग पॉइंट की जगह अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आ गया है। ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें। सर ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस हम लोड वाले ग्राफ में नहीं लिख सकते? वहां पर ये अभी आया नहीं, आ सकता है, अगर वहां आ जाए तो लिख दें। वैसे तो पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, फिर प्लास्टिक होती है, फिर ब्रेकिंग आती है। जब ब्रेकिंग आती है ना, तो उस वक्त ये यूटीएस इन्वॉल्व होता है।
सब लोग ये वाला स्केच कॉपी करिएगा। एरन वो फॉर्म पढ़ना पड़ेगा जो मैंने, जो ब्रिटिश काउंसिल का पहला वाला लेटर पेज है, वो पूरी इंग्लिश पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, एक पेपर छोड़ना ये तो एक ट्रायल मिस करने वाली बात है ना। एक एमसीक्यू है, आपके पास 4 ऑप्शन है, फिर दूसरा एमसीक्यू है, तो आपके पास 10 क्वेश्चन हो तो आपके पास 10 ऑप्शन है, और आपके पास 20 क्वेश्चन हो तो आपका ज्यादा मार्जिन होता है ना। जब आप ट्रायल देते हैं, जब ज्यादा पेपर होते हैं, तो आपका चांस टू कंपनसेट लॉस बढ़ता है। इसलिए हमने बताया ना, बहुत कोशिश की मैंने, सर कामरान ने बहुत कोशिश की कि यार ये किस तरह सेटल हो जाए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने आखिर में फिर एक और नोटिफिकेशन दिया कि नहीं भाई, आप लोग क्लब नहीं कर सकते, रश नहीं कर सकते, पता नहीं क्या क्या। तो अब वो आपने देखा होगा, वो अपने एग्जाम्स तो और आगे ले गए, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो जाहिर सी बात है, आपको सबको कंप्लाई करना है ना, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों का भी हमें देखना है। तो अब हम कोशिश तो हमने बड़ी की, लेकिन अब मैं रिस्क नहीं ले सकता ना, किसी बच्चे को बोलूँ वहां जाके बैठ जाओ भाई, खुदा ना खासा किसी का प्रैक्टिकल में यू आ जाए तो वो तो सत्यानाश हो जाएगा उसका। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है कि सबके एज आते हैं, आप अपने सीनियर से पूछेंगे, प्रैक्टिकल में आता तो वही है, बी और सी ही आता है, लेकिन वो बड़ी हेल्प करता है। लेकिन खतरा ये है कि इस वक्त आपने बिठाया और जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई, किसी बच्चे का यू आ गया, वो तो रिजल्ट का बहुत बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। उसी डायग्राम को अपडेट करो। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। इन मैनी केसेस कैपिटल P एंड कैपिटल Q कोइंसाइड। सर पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस क्यों है? वो बाज मटेरियल में फर्क होता है, बाज में कोइंसाइड करता है। यानी आप तो स्टैंडर्ड ग्राफ बनाते हैं ना, ज्यादातर जो हमारे कोर्स में ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनमें ये कोइंसाइड कर जाता है, दो अलग अलग केस नहीं होते। देखो, लोड की जगह स्ट्रेस आ गया सेकंड वर्जन में, एक्सटेंशन की जगह स्ट्रेन आ गया, टीएस आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह किसने ले ली? यंग मॉड्यूलस ने। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, ये कॉपी होगा। सवाल समझ में नहीं आया, व्हाट इज डी डब्ल्यू डी, क्या मतलब है? सवाल समझ में नहीं आया, तुम क्या पूछ रहे हो? चलो हेडिंग डालिएगा, यंग्स मॉड्यूलस, 2 लाइनें छोड़िएगा। सर और लास्ट हेडिंग स्लाइड 1 सेकंड दिखा रहा है। सही है सर। चलो हेडिंग डालो, यंग्स मॉड्यूलस।
अब यंग्स मॉड्यूलस बेसिकली होता है कांस्टेंट है, जैसे बाकी कांस्टेंट होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये इसका फॉर्मूला लिखो कि पहले हेडिंग डाल के लिखिएगा, हेडिंग है यंग्स मॉड्यूलस, उसमें लिखो इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, it is the ratio of stress to strain some typical values of Young's modulus E for different materials, और ये आपको नजर आ रहा है, और ये जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है ये आपको नजर आ रही है। और इसमें आप देखो कि आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम का यंग मॉड्यूलस थोड़ा कम है, रबर का बहुत कम है। तो यंग मॉड्यूलस डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। यंग मॉड्यूलस उसी वक्त निकल सकता है जब तक आप हुक्स लॉ के अंदर हो, मतलब जब तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा होता है ना, तो उस वक्त तक ही निकलता है। बाद में जब ग्राफ मुड़ जाता है, कर्व हो जाता है, तो फिर यंग्स मॉड्यूलस नहीं निकलता। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। अब देखो यंग मॉड्यूलस को एग्जामिनर कैसे अपनी रिपोर्ट्स में लाते हैं। यंग मॉड्यूलस इज बेटर देन स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर फाइंडिंग अननोन एक्सटेंशन बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल एंड इट डज नॉट वेरी फ्रॉम स्पेसिमेन टू स्पेसिमेन। अब जिसकी मेमोरी अच्छी हो, मैंने कल की क्लास में बताया था ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो वेरी कर जाता है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो पर्सन टू पर्सन, केस टू केस वेरी कर जाता है। यंग मॉड्यूलस इज बेटर देन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें। सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। बस अब छोड़ दो, क्या फायदा। आप अगर समझ में आए तो अब कुछ नहीं हो सकता। अगर मेमोरी काम नहीं कर रही पिछली क्लास की तो फिर लिख दो आई कांट अंडरस्टैंड। ये जो बेटा आपने पूछा है लाइबा, इसमें देखो कॉन्सेप्ट ये है कि यही पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। यंग मॉड्यूलस में वो चीज नहीं है। देखो यही तो पॉइंट है। जैसे अब एक बच्चे ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि जो है कि ना, ये क्या इसकी भी अंदर वो चीज है कि जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टिफ होगा। एक्चुअली इसका ताल्लुक इस तरह नहीं, ये कांस्टेंट है। जैसे आप कहते हैं ना कि कुछ चीजें कांस्टेंट होती हैं, जैसे आप कहते हैं चीजों का मास कांस्टेंट होता है, आप कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। ये असल में कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर ना बदले।
जो बात अभी ये कह रहे थे कि इनको समझ नहीं आया, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कॉन्सेप्ट को। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कॉपर है, ठीक है, तुम कॉपर का एक मोटा स्प्रिंग बनाओ और कॉपर का एक पतला स्प्रिंग बनाओ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएगा, लेकिन दोनों के लिए जो यंग मॉड्यूलस है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि यंग मॉड्यूलस मटेरियल पे डिपेंड करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। आपने देखा जो लोग वर्कआउट करते हैं, आप में से एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो उन्होंने देखा होगा कि बड़े हैवी स्प्रिंग आते हैं जिनको खींचना बड़ा मुश्किल होता है, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है। इसी तरह से उसी मटेरियल के बने हुए सॉफ्ट स्प्रिंग आते हैं जो मैट्रेस वगैरह में लगे होते हैं, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। लेकिन अगर मटेरियल सेम है तो यंग मॉड्यूलस सेम होगा। चलो हेडिंग डालो, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, 2 लाइनें छोड़कर। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत फेमस है और जो टीचर्स हैं उनको ये टॉपिक हमेशा याद आता है। असल में इस टॉपिक के ये जो चैप्टर है ये डिफॉर्मेशन का, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ये कोई गन नहीं करता, प्रॉब्लम नहीं करता आजकल 2016 के बाद, लेकिन पहले इस चैप्टर के प्रॉब्लम है। इसने कभी कभी ऐसा हुआ है कि इस चैप्टर से रीटेक लगे हैं। उसमें सबसे मशहूर इवेंट ये था। इस टॉपिक को आप एग्जांपल ले सकते हो कि एएस की प्लानिंग कितनी जबरदस्त तरीके से की जाती है और कितने इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। आप जब इसको पास पेपर में कभी देखोगे तो ये टॉपिक आपको 20-25 साल में मिलेगा ही नहीं, ये टॉपिक कभी आया ही नहीं। और एक मर्तबा आया अचानक, 2011 में अचानक आया, लेकिन जब आया ना तो 12 मार्क का आ गया, पूरा 2 पेज का क्वेश्चन आ गया। मतलब एक टॉपिक है वो 20-25 साल से आया ही ना हो तो अब बच्चा क्या बोलेगा। अब देखो ना, वर्क डन बाय अ गैस है, वो पेपर 2 में कभी आया ही नहीं आज तक। पेपर 1 में आया है लेकिन पेपर 2 में नहीं आया। तो ये इस तरह सोचते हैं कि इन्होंने 2011 में क्या किया कि इस पर एक 12 मार्क का क्वेश्चन फेंका। उस क्वेश्चन ने लोगों को वहां पर बिल्कुल टर्न टर्टल कर दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन था कि लोग मैनेज ही नहीं कर पाए और रीटेक लग गया। यंग्स मॉड्यूलस निकालने का तरीका ये है कि आप 2 तारें लें। एक तो वो तार है जो खिंच नहीं सकती, जो कि आपने डमी वायर लगाई है। एक वो तार रखें जिसका आपने यंग मॉड्यूलस निकालना है और उस पर लोड लटकाएं, उस पर एक पॉइंटर लगा दें। आहिस्ता आहिस्ता लोड बढ़ाते जाएं तो पॉइंटर नीचे खिंचेगा। आप क्या करें, ये उसकी जरा बेहतर डायग्राम है। और फिर आप क्या करें, फॉर्मूला डेवलप करें। यंग मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन F अपॉन A E अपॉन L, F अपॉन A L अपॉन E इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब उसमें आप देखेंगे कि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया लेकर डायामीटर निकाल सकते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। उसके बाद सारी वैल्यूज उसमें डालकर आप क्या कर सकते हैं कि यंग मॉड्यूलस कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसको लटकाकर आप सारी वैल्यूज पुट कर दें, लोड डालते जाएं और फिर इससे वो वैल्यू निकल आएगी। तो आपने जो हेडिंग डाली थी उसमें साइड हेडिंग दीजिएगा अपरेटस, साइड हेडिंग दीजिएगा अपरेटस, और ये वाला अपरेटस कॉपी होगा ये वाला। सर आपने ए वाली स्ट्रिंग पे लोड क्यों डाला है? वो ताकि खिंची रहे, अगर खिंची नहीं रहेगी फिर तो स्लैक हो जाएगी ना, हिलेगी वो, आप उसको टाइट रखोगे ना। अब उसके बाद साइड हेडिंग दीजिएगा डेरिवेशन, और ये कॉपी कर लें, डेरिवेशन की हेडिंग डालकर ये कॉपी कर लें। सांस नहीं लेने देता।
देखो आपको ये नजर आ रहा है, इट्स अ वायर और ये डायामीटर है d। अब ये चीज देखिएगा, ये वाली पूरी चीज कॉपी करिएगा कि एरिया आएगा कहां से। मतलब इस फॉर्मूला में अगर तुम पीछे जाके देखो तो मुझे क्या क्या चाहिए, लोड, ओरिजिनल लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक्सटेंशन। तो अब मैं शो कर रहा हूं कि चीजें मैं इकट्ठी कहां से करूंगा। ये मैंने एरिया शो किया। मेजर ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। अब इसका प्रोसीजर देखो, मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर एंड कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, change the load and find the extension measure during loading and unloading, take average, plot a graph, find the gradient। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। सर इसमें एरिया को हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे या नहीं? हाँ, कांस्टेंट एज्यूम करोगे। प्रोसीजर कॉपी करिएगा। ये मैंने मैसेज में लिखा हुआ था 650 से 750। रेशो अप्रोच फॉर यंग मॉड्यूलस फॉर्मूला। ये मैंने बहुत मर्तबा समझाया कि जो रेशो अप्रोच होती है वो एएस फिजिक्स में बहुत पावरफुल है एमसीक्यूज में। क्योंकि उसमें ना होता ये है कि वो बोलता है कि मैंने लेंथ को डबल कर दिया, इसको हाफ कर दिया, इसको ये कर दिया। तो आप सब लोग अब एक लाइन छोड़िएगा, एक लाइन छोड़ के ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, हेडिंग डालिएगा।
सर लास्ट स्लाइड दिखा दें प्लीज। सही है सर। चलो सब लोग ये वाली हेडिंग डालो। सर आप कल भी क्लास लेंगे? इंशाल्लाह। E is equal to FL अपॉन AE। और से देखिए मैंने क्या किया, E हटा दिया, एक मर्तबा फॉर्मूला 1 के साथ लिखा, एक मर्तबा 2 के साथ लिखा, फिर रेशो कर लिया। तो ये बेसिकली कहलाता है रेशो अप्रोच। एक मर्तबा पूरा 1 के साथ आ गया, एक मर्तबा पूरा 2 के साथ। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सर एरिया तो उसमें कांस्टेंट रहेगा ना, तो आपने A1 A2 क्यों लिखा है? नहीं, एरिया बेसिकली ये बेसिकली इसका अच्छा तुम्हारा मतलब अब समझ में आया। वो जो एरिया है जब तुम किसी तार को खींचते हो वो वाला एरिया, तो वो तो बदलेगा ना, जब तुम खींचोगे तो बदलेगा। बेसिकली दो एरियाज हो गए ना, वो एरिया खुद बदलेगा। तुमने जो सवाल पीछे पूछा था वो उसमें था एरिया उस तार का मैंने कांस्टेंट रखा हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट। ये एक और केस है। मतलब तुम ऐसे सोचो कि पहले तुमने एक पतली तार लगाई, वो जल गई, तुमने उसको उतारा और मोटी तार लगाई, इस तरह। इस केस में तो एरिया बदलेगा ना। ये वाला केस जब तुम खुद बदलो, तुम मोटी तार लगा दो फिर बदलेगा। अच्छा, और जब सेम तार रहेगी तो फिर हम एरिया को कांस्टेंट लेंगे? हमने वो भी हमने एजम्पशन ली हुई है। अंश तुम्हारे फजूल सवाल यार, तुम पर लोगों का यहाँ पर हालत खराब है, लोग परेशान है। तुम क्लास खत्म यार, ये बच्चा जो है। अच्छा कॉपी करो। अब उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। ये पास पेपर क्वेश्चन है, मैंने इसको कॉपी किया है, बट कॉपी करना मजबूरी है क्योंकि उसके बगैर ना समझ नहीं आएगा। जल्दी से कॉपी करो यार, चैट तो एक्स्ट्रा चीजें मत लिखो ना। हाँ भैया, चलो यार कॉपी करो। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से कॉपी करो, फिर सॉल्व करके तो इसी पे क्लास खत्म हो रही है। ये क्वेश्चन है, इसको कॉपी करो और कॉपी करके सॉल्व करके दो।
चलें, कुछ लोगों ने आंसर बताया, मैं वर्किंग शो करता हूं, फिर आप सब लोग कंप्लीट करें, क्लास का टाइम खत्म हो गया, और आंसर कंपेयर कर लें। अब चैट पे ना लिखें, आंसर चैट पे लिखना रोक दें। मैंने अब इक्वेशन लिखी है, डेटा बनाया है, और मेरे पास आंसर आ रहा है 4E। हाँ, उसने तभी तो मैंने दोनों में एफ रखा ना, एफ मैंने F1 F2 को FF कर दिया, तो फोर्स FF कैंसिल हो गया। चले, आज का काम यहीं तक है, और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करें। आज का काम खत्म है, और हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करें। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज़ सर।